अनवर भाई, आपका जो है पब्लिक अवेयरनेस में स्वागत है। अभी हाल ही में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें आपने जो है 15 अगस्त को कोई प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। थोड़ी-सी आप इसमें जानकारी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए इसके लिए शुक्रिया। ऐसा है ना मैडम, 15 अगस्त के दिन हिंदू मुस्लिम का जो प्रोग्राम होते हैं, तो इससे हटकर थोड़ा मैं कुछ अलग करना चाहता था। आगरी कोली मुस्लिम एकता सम्मेलन किया हूँ। तो इसके अंदर मैंने ये किया हूँ कि इस वार्ड से पिछले 50 सालों के अंदर जो आमदार हो चुके हैं, खासदार हो चुके हैं, नगर सेवक है और समाज सेवक है जो आगरी समाज के हैं, उनको सम्मानित करने का एक प्रोग्राम रखा है मैंने। और ये करने की वजह ऐसा था कि पिछले 2 साल से तुम देख रहे मुमरा के जो हालात है वो थोड़ा चेंजेस हो गए ले। कोई आमदार बनने के लिए कुछ अलग अलग हरकतें कर रहा है। कोई आमदार है, वो आमदार अपनी सीट बचाने के लिए दरगाहों के ऊपर बाहर के लोगों से कमेंट्स डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो दो समाज है यहाँ पे, मुस्लिम समाज है और ज्यादा करके यहाँ का जो प्रॉपर है वो आगरी समाज है। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि पिछले 48 साल से जो मेरी पैदाइश ही कलवा मुमरा की है। मैं पहला खारेगांव में रहता था, मेरी वहाँ की पैदाइश है। तो हम लोग 48 साल से रह रहे। तो हम लोग को आगरी और कोली समाज की तरफ से कभी भी तकलीफ तो छोड़ो, हमको उल्टा साथ मिला उन लोगों का। अगर बाहर के लोग कभी आके यहाँ पे मुमरा के अंदर कुछ करना भी चाहे, तो उन लोगों ने आगरी कोली समाज ने ऐसा किया कि बोले यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हम एक ही गांव के रहने वाले, मुमरा गांव है, कलवा गांव है हमारा। मैं मुमरा में तो अभी रह रहा हूँ, मगर मैं कलवा को भी देख रहा हूँ, कलवा भी उसी तरीके से। तो इस बारे में मैंने काफी लोगों से पहला डिस्कस किया। मैं एक्चुअली खासदारगी के पहले करने वाला था प्रोग्राम। तो कुछ मेरे वरिष्ठ लोग थे पार्टी के, वो बोले कि ये तू प्रोग्राम जो कर रहा है वो इसमें फिर वो ऐसा आ जाएगा कि खासदारगी के इलेक्शन के लिए तू कर रहा है, तो इसके लिए तू ये बाद में करना। तो इसके लिए मुझे लेट करना पड़ा 4 महीना। और काफी आगरी समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से किया। तो बोले अनवर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, और ये एकता के प्रतीक काम कर रहा हूँ। और 15 अगस्त बहुत अच्छा दिन होता है, देश के हित में होता है। तो इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम किया हूँ, शाम में 6:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ये कहाँ पर रहेगा आपका प्रोग्राम? ये कौसा तालाब पेट्रोल पंप के सामने जो नूरबाग हॉल है उसके अंदर। जी, आपको मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ, ये कि आपने देखा है कि आजकल जो है धर्म की राजनीति बहुत होती है, लोग धर्म को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप एक मुस्लिम नेता हो, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं और देखिए, आपको शिवसेना में बहुत सालों से देखा गया, यानी आप एक कट्टर शिवसैनिक हो यहाँ पर। शुक्रिया आपने मेरी जो तारीफ की। मैं पिछले 2009 से हूँ शिवसेना में। और मैं शिवसेना के अंदर काम कर रहा हूँ। तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब है जो अभी के सीएम है, मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ। और उनके काम करने का जो तरीका है बहुत मुझे पसंद है। और उसी तरीके से खासदार श्रीकांत शिंदे भी काम करते हैं। और वो अपने, मैंने जहां तक देखा 15 साल में कहीं पे भी धर्म की राजनीति नहीं की। और आप बोलेंगे अभी कि हाजी मलंग का मुद्दा है, तो हाजी मलंग का मुद्दा उनका नहीं है, वो स्वर्गीय आनंद दीघे साहब ने वो निकाला था। और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा और लोग चाहेंगे तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बात निकलेंगे। मगर मैंने जहां तक देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने उनके एरिया के अंदर मुसलमानों के लिए काफी काम किया। जैसा कि वागले स्टेट का कब्रस्तान है, वो कब्रस्तान एमआईडीसी की जगह थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने पे एमआरटीपी केस ले ली। जब वो नगर सेवक थे, वो टाइम पे दिगे साहब ने उनको एक ऑर्डर दिया था कि मुसलमानों को कब्रस्तान बना के दो। तो वो कब्रस्तान वो बना के दिए और अपने ऊपर केसेस भी लिए। और एक हमारा जो शहर है जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यूडी ने कब्रस्तान पास किया है, वो यहाँ का 15 साल का आमदार रहने के बाद में वो कब्रस्तान को उसने पलटी किया और हमको गलत जगह कब्रस्तान दिए। आज 4-5 साल से हम भुगत रहे। और वो कब्रस्तान तो दिया, उन लोगों ने पलटी करके भी उनका पेट नहीं भरा। उसके अंदर 15 करोड़ की जो निधि आई थी उसके अंदर भी घपला किया। और वो अजाब आज सब भुगत रहे। मेरी भी वालिद उसी कब्रस्तान में दफन है। मैं इस कब्रस्तान की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर जो नीयत है ना इन लोगों की, इतनी गंदी नीयत है ना कि इनको कब्रस्तान की मट्टी का भी पैसा खाने में शर्म नहीं है। बाकी जगह तो इनको टक्केवारी है, ये है, आरक्षण प्लॉट है, ये है, वो सब खा रहे। मगर आदमी बोलता है ना कि एक जो चुड़ैल भी रहती है ना, एक घर छोड़ के वो डाका डालती है। तो ये तो ऐसा है ना कि इन्होंने जो 15 साल आखिरत की जगह पे, और मेन इसका मैं अगर कोई जिम्मेदार मानता हूँ तो आमदार को मानता हूँ, क्योंकि क्रेडिट वो लेते तो जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। कब्रस्तान के ऊपर बोर्ड मारे ना आमदार का, अंदर टेम्पलेट मारे ना, अब आदमी फिर बोलते थे देखो ये रेत है, गुजरात की रेत, हम ये रेत है। 15 करोड़ रुपए तुमने लिए, खाली वॉल मॉडरी का 15 करोड़ होता है, उसके अंदर तुम रेत डालने वाले थे। उस जमीन के लेवल से तुमको कम से कम 4-5 फुट लेना चाहिए। तो उसके बाजू में ड्रेनेज पानी का प्लांट है,
वो पानी पूरा रिसर्च के नीचे आता है। तो ये जो इतने अभी इनके लिए अल्फाज नहीं है। भाई अभी जो है एमएलए इलेक्शन आ रहा है, यहाँ पर जो है महायुति में आप लोगों की तीनों पार्टी है, जैसे शिंदे गुट है, फिर अजीत दादा पवार गुट है, बीजेपी है, तीनों मिलकर है। अभी जो है इलेक्शन में जो है यहाँ पर देखा जा रहा है इच्छुक उम्मीदवार के तौर पे जो है राजन किने भी नजर आ रहे हैं और नजीब मुल्ला भी। तो आप एक शिव सैनिक हो, आप किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जो है इलेक्शन की तैयारी में आप मदद करोगे? देखो, इच्छुक में मैं भी हूँ, तो इच्छा प्रकट करने का हर किसी को हक है, मगर हाईकमान किसको टिकट देता है उसके ऊपर डिपेंड है। और जिसको भी टिकट देंगे इंशाल्लाह सभी मिलके काम करें। मैंने भी पिछले 10 साल से एकनाथ शिंदे साहब को बोलता हूँ, जब शिवसेना के यहाँ पे कोई लीडर नहीं थे, माननीय मुख्यमंत्री के साथ में हमारा ही अच्छा चलता था। ठीक है, अभी राजन की ने आए तो राजन की ने मांग रहे, मगर असल दावेदार तो मैं हूँ। मैं पिछले 15 साल से इधर से उधर नहीं हुआ हूँ, और पिछले 15 साल के अंदर आपको बोलने की जरूरत नहीं कौन किधर से कितने घूमे ले, हम तो एक जगह पे। तो मैं भी मुख्यमंत्री को बोलता हूँ, मुझे तो, मैं एक मुस्लिम चेहरा हूँ, मैं मुमरा का हूँ, स्थानिक हूँ, मेरी पैदाइश इधर की, मैं भी कहीं बाहर से नहीं आया, मैं ठाना का नहीं हूँ। तो अभी देखा जाएगा टिकट किसको मिलती है। भाई आपने देखा है कि कोविड के वक्त में जो है शिवसेना से लोग बहुत प्रभावित थे, शिवसेना को वोट देने के लिए बहुत, यानी आपने देखा होगा कि एक उनके दिलों में जो है उद्धव साहब यानी शिवसेना के लिए एक मोहब्बत जागी थी। अभी जो है आपने खासदार के इलेक्शन में देखा कि बीजेपी की वजह से जो है खासदार के इलेक्शन में मुमरा से जो है वोट कम पड़े। तो एमएलए इलेक्शन में किस तरीके का यहाँ पर होगा? देखिए, अभी ये खाली मुमरा का नहीं था, ये आपने देखे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर बीजेपी की सीटें कम हुई है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री की सीटें तो लगभग आई उतनी। तो ये खाली मुमरा में असर नहीं हुआ, उसका पूरा असर पूरे हिंदुस्तान पे हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि एमएलए इलेक्शन में भी इसका असर पड़ेगा कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है एमएलए, क्योंकि वो जो चेहरा था सेंटर में पंतप्रधान मोदी को नहीं बनाने का था, ये लोगों ने मन बना लिया था, तो वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन था। और अभी ये जो है स्टेट का इलेक्शन है, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या काम करी, कितना अच्छा काम करे, और महाराष्ट्र की जो पब्लिक है बहुत समझदार है, तो वो काम देख के वोट देंगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर हम लोगों ने अच्छा काम किया है तो वाकई हमको देंगे। और मुमरा के अंदर ऐसा है कि काम अच्छे बहुत कम हुए, बुरे बहुत ज्यादा हुए। जो रिजर्वेशन थे उसको हटा के उस जगह पे गलत रिजर्वेशन की जगह पे गलत डाल दिया, जैसा कि स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन था और गर्ल्स हॉस्टल का था, वो रिजर्वेशन उसको बाजू में करके वहां कब्रस्तान डाल दिया। ठीक है, तो जहाँ कब्रस्तान पहला था वहां पे स्लाटर हाउस और गर्ल्स हॉस्टल डालो ना, अगर तुम इतने वो है। उसके बाद में मुमरा के जो तुमको हर महीना टॉयलेट का एक आजाब तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हो रहता है हर महीने, तो वो अभी तो देखो दो राष्ट्रवादी के अंदर 2 टुकड़े हुए, तो सब ओपन हो रहा है, कौन कमीशन ले रहा है, कौन क्या खा रहा है। अभी मेरे को, मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल का, अभी मुझे तो ये ऐसा सूत्रों से पता चला है कि टॉरेंट एक बहुत बड़ा फंड दे रही है राष्ट्रवादी, यहाँ की जो स्थानिक आमदार है उनको बहुत बड़ा फंड देने वाली इलेक्शन में। तो जब नजीब मुल्ला बोलते हैं कि इनको कमीशन जाता है, नजीब मुल्ला नहीं बोले ना मैं नहीं लूंगा कमीशन, अगर नजीब मुल्ला साहब बोलते नहीं लेंगे तो मतलब कोई तो ले रहा है। और फिर अगर कोई, मेरे को सूत्रों से पता चला है कि इनको फंड भी मिलने वाला टोरेंट से, तो मुमरा की पब्लिक, ये जो ये टाइम पे क्या हुआ था, हर मस्जिदों में ऐलान कर दिया था, मौलाना से ऐलान किया था कि हमको मोदी नहीं चाहिए, उसके खिलाफ जो भी कोई होगा हम उनको मुहिम चलाई थी, हर मुमरा के अंदर भी हुआ था, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। तो मैं एक मुसलमान होने के नाते पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम किया आपने, मगर इस वक्त कब्रस्तान का मामला है, टोरेंट का मामला है, इस वक्त तो मैं बोलता हूँ कहाँ गए मौलाना, कहाँ गए वो मुफ्ती, कहाँ गए, कहाँ गए कि सिर्फ बस एक पार्टी ने आपको पैकेट दिया वो जिताने के लिए उसके तरफ बोलने का। तो ये मौलाना को बोलना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं बोलना चाहिए, मगर आपको जिस मकाम पे आप बैठे वहां पे आपको हक बात करनी है। अगर हक की जगह पे मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ भी बोलो, मेरी पार्टी के खिलाफ है तो मेरी पार्टी के खिलाफ बोलो, मगर जो गलत मुमरा में हो रहा है पिछले 15 साल से, देखो आप कोई भी एमएलए आता है 5 साल में ठीक है काम नहीं कर पाता, हम मानते हैं, फिर उसको 10 साल दूसरा चांस मिलता है, 10 साल में तो उसने काम करना चाहिए, फिर भी उनको तीसरा चांस मिला। 15 साल के अंदर तुमको काम नहीं कर पाए, और उसके बाद में तुमको 2 बार आपको मंत्री बनाया गया, पहला भी मिनिस्टर थे, अब एजुकेशन मिनिस्टर थे, और अभी सेकंड टाइम में। मेरा बोलना ये था कि आपको मुमरा की जनता ने 3 बार चुन के दिया, 2 बार आप मिनिस्टर बने, पहले भी मेरे ख्याल से 2.5-3 साल थे, उसके बाद में
ये 2.5 साल थे। तो ये 2019 के इलेक्शन के अंदर उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया था इलेक्शन के पहला, कि हमारी सरकार आएंगी तो हम टॉरेंट को नहीं आने देंगे। तो आपने 2.5 साल जो टॉरेंट आई, जो स्टार्टिंग में आपको मिला, तो उसके अंदर आपको टॉरेंट को रोकना चाहिए था। अब आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं ना, इसका नाम ले रहे, तो ये गलत है। आप मिनिस्टर थे, हाउसिंग मिनिस्टर थे। अभी जो हाल ही में जो है कुछ लोग यहाँ से पार्टी छोड़ के जो है नजीमुल्ला की पार्टी में चले गए, जैसे अजीत दादा पवार की, तो उनका भी यही कहना है कि विकास नहीं हुआ। तो क्या आपको भी लगता है कि मुमरा में कोई भी एमएलए ने काम नहीं किया है? देखिए, मुमरा के मैं आपको मोटे मोटे 3-4 काम गिना देता हूँ। एक मुमरा रेलवे स्टेशन का फ्लाईओवर, उसके बाद में आपको बताता हूँ मुमरा का बाईपास, उसके बाद में मुमरा का मेन रास्ता जो कंक्रीटीकरण हुआ है, मुमरा का जो कब्रिस्तान रिजर्वेशन जो आया था, और उसके बाद में जो हॉस्पिटल था, ये सब 2009 के पहले के प्लांट है। रोड पहले बना हुआ है, ब्रिज पहला बना हुआ है, बाईपास पहला बना हुआ है। हॉस्पिटल का काम इनके बाद चालू हुआ। उसके अंदर पहला लेटर मैंने डाला था 2012 के अंदर कि ये इसका जब सब सैंक्शन हो गया तो हॉस्पिटल क्यों नहीं चालू कर रहे काम, तो वो 2012 के बाद में काम चालू हुआ। उसके बाद में जो कब्रिस्तान, ये बोलते हैं ना मैंने लाया इतना बड़ा कब्रिस्तान, मैंने ना, अब ये शमीम खान परसों की न्यूज में बोल रहे थे, तो आपने नहीं लाया, ये विलासराव देशमुख जब थे, भले कांग्रेस के थे, ये उन्होंने उस वक्त कमेंट करके गए थे और वो पास हुआ था। बल्कि आपने ये किया है कि जो अच्छा कब्रिस्तान था आपने वो दलदल में दिया और गटर में दिया, ये काम आपने किए। ये मुमरा के साथ में बहुत अच्छा काम किया आपने। और जो स्लाटर हाउस की जगह थी, गर्ल्स हॉस्टल की जगह थी, वो जगह पे आपने हॉस्पिटल लाया, ये लाया, कब्रिस्तान लाया, और कब्रिस्तान की जगह पे आपके कुछ लोग वो वहां पे बिल्डिंग बनाने का प्लान चालू है। अभी जो है विशालगढ़ में इतना बड़ा हादसा हुआ था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जो हुआ था सही हुआ था या उसमें कुछ? नहीं, ये देखिए बहुत गलत हुआ था और निषेध करते हैं। मैं निषेध करता हूँ उसका। तो हमारे आमदार यहाँ से गए थे, बहुत अच्छा लगा हमको। मगर आपको मैं 2 साल पहले बताऊं, यहाँ पे एक मनसे का बंदा आया था, मुमरा के जो रईस बाबा दरगाह है और जंगे शापीर दरगाह है, उनको तोड़ने के लिए फॉरेस्ट के ऊपर दबाव डाल रहा था। तो उस वक्त मेरे ख्याल से आमदार विदेश गए थे क्या? जो तुम्हारे घर के अंदर जब होता है तभी तुम रोड पे आना चाहिए ना, कि यहाँ पे मेरे एरिया में ये सब नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे कौन था, किसका हाथ था। और ये जो मनसे का जो नेता था अविनाश, ये जितेंद्र आवाड़ का खास दोस्त है, और उसके लिए हमने कितनी मेहनत करी और वो दरगाह के ऊपर कार्रवाई नहीं होने दी। तो आप विशालगढ़ का देखते हैं, आप पाकिस्तान की वो जो लड़की थी ना जिसके सर में गोली लगी थी, उसके लिए रैली किए थे, बिना पानी के बच्चे लोग को रोड पे दौड़ाए थे। तो तुमको इतना अगर पढ़ाई के ऊपर था तो ये बताओ, तुम एजुकेशन मिनिस्टर भी थे ना, तो तुमने कितने कॉलेज खुलवाए मुमरा में और तुमने कितने स्कूल चालू करवाए। अभी जो है आपकी सोच है कि आप एमएलए इलेक्शन में खड़े रहने का आप सोच रहे हो, तो आप आगे जो एमएलए इलेक्शन अगर लड़ते हैं तो आपकी क्या सोच रहेगी मुमरा के लिए? मेरी मुमरा कलवा के लिए ये रहेगा, कम से कम यहाँ पे 2 से 3 कॉलेज होने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बोलो या मेडिकल कॉलेज बोलो। और जो हॉस्पिटल है, जगह देखो, जगह की कोई कमी नहीं हमारे पास। ये हॉस्पिटल है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल है, उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज चल रहा है ना। हमारे यहाँ पे इसके ये जो स्ट्रक्चर बना, इसके ऊपर 8 माले बन सकते हो, इसके ऊपर तुम मेडिकल कॉलेज चालू करा सकते, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चालू करा सकते। तो मैं कलवा मुमरा के अंदर सबसे पहला तो मुमरा का जो हॉस्पिटल है उसको 4 माला करना चाहूंगा। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज है, और जो मार्केट, हैंगिंग मार्केट बनाने वाला था, जो आसमान में लटकने वाला था, वो आसमान में ही लटक रहा है अभी। वो जबरदस्ती वो मार्केट को रोड के ऊपर बिठा के मुमरा को गंदा बताने का काम कर रहे यहाँ के आमदार, जाम करके। और क्यों जाम कर रहे कि, और दूसरी बात, अगर ये मिनिस्टर थे तो इन लोग ने क्लस्टर डेवलपमेंट लाना चाहिए था। हम ये इसके मिनिस्टर थे ना, तो इनको क्या किया मुमरा के लिए? एक बिल्डिंग भी लीगल की क्या इन्होंने? मैं आपको बताता हूँ, उल्लासनगर आज से 10 साल पहले अनलीगल था, उसको माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने लीगल करा दी। तुमने क्या लीगल करा? तुमने तो ये किया, तुम्हारे आने के पहले, मैं एकदम दावे के साथ बोलता हूँ, कोई भी आके बैठ जाओ मेरे सामने, पहले 4 से 5 माले की थी 2009 के पहले, और फिर इन्होंने क्या कि वही स्ट्रक्चर के ऊपर 10 माले बिल्डिंग बनाए, 6-6 माले, 5-5 माले बढ़ाए। तो तुमने जीपी बिल्डिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया। और अभी जो तुम टीएमसी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो जो मित्तल है ना, वो मित्तल का कौन एजेंटगिरी कर रहा है वो अभी हमको बतानी पड़ेगी। और मैं आपको बताता एकदम डंके की चोट पे बोलता है, जो स्लाटर हाउस की जगह पे इन लोगों ने कब्रिस्तान लाया, उसकी वजह ये थी कि मित्तल ने कहा था कि मेरी जगह के ऊपर स्लाटर हाउस नहीं बनना चाहिए,
क्योंकि वो जैन समाज का है। तो ये जो जितेंद्र आव्हाड है ना, वो मुसलमानों का रहबर नहीं है, वो यहूदियों का जो रहबर है वो। मैं एकदम खुला बोलता हूँ। अगर वो नहीं है, मैं एकदम चैलेंज के साथ बोलता हूँ, तो वो जो कब्रिस्तान की जो जगह बची हुई है ना, वहां पे स्लॉटर हाउस चालू करके बताए वो नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो चालू करेगा तो मित्तल वाला उसकी बाकी जितने प्रोजेक्ट है ना, उनकी जितनी बिल्डिंग है, वो सब काम बंद करा देगा। कि मित्तल के दबाव में, वो बिल्डर के दबाव में, वो जितेंद्र आव्हाड ने वहां से स्लॉटर हाउस निकाला है। तो हमने ये बात की है अनवर साहब से और मुंडा के हालात के ऊपर जानने की कोशिश की। अभी जो है आमदार के इलेक्शन आ रहा है, ये खुद भी इच्छुक है। अब देखते हैं आगे कैसे रणनीति रहेगी।